देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करते हैं। जिम्बाब्वे से एक ऐसी खबर आई है जो सच में एक बड़ी क्रांति है। हाँ, वो HIV वाली खबर। बिल्कुल। तथ्य ये है कि जिम्बाब्वे दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने HIV की रोकथाम के लिए लेनाकापावीर नाम की एक नई दवा लॉन्च की है। अब इसे कैलिफोर्निया की कंपनी गिलियड साइंसेज ने बनाया है। जी। और ये कोई ऐसी गोली नहीं है जिसे रोज खाना पड़े। ये एक इंजेक्शन है जो साल में सिर्फ 2 बार लिया जाएगा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये इंजेक्शन काम कैसे करेगा और इसका प्रभाव क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, जिम्बाब्वे में ये दवा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरी तरह से मुफ्त मिलेगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि HIV की दवाइयां तो पहले से मौजूद हैं, तो इस साल में 2 बार लगने वाले इंजेक्शन को इतना ऐतिहासिक क्यों माना जा रहा है? इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो है दवा खाने की पाबंदी को खत्म करना। मतलब? देखिए, HIV की रोकथाम के लिए जो पारंपरिक दवाइयां हैं, उन्हें हर दिन लेना होता है। अब अफ्रीका के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रोजाना दवा की आपूर्ति सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक चैलेंज है। हाँ, वो तो है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोग अक्सर दवा लेना भूल जाते हैं। ऐसे में लेनाकापावीर का साल में सिर्फ 2 बार दिया जाना सच में एक गेम चेंजर साबित होगा। मतलब मातृ स्वास्थ्य और बीमारी की रोकथाम के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव है। बिल्कुल, एक महिला को साल में केवल 2 बार स्वास्थ्य केंद्र आना है और बस। विशेष रूप से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए इसे मुफ्त करना यह सुनिश्चित करता है कि आने वाली पीढ़ी तक संक्रमण न फैले। ये सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच का क्या महत्व होता है, ये जिम्बाब्वे के इस उदाहरण से साफ हो जाता है। सही कहा आपने। लेकिन अगर हम बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो कई बार शुरुआत बिल्कुल जमीनी स्तर से करनी पड़ती है। इसी कड़ी में भारत से जुड़ा एक बहुत अहम डेटा है, मिजोरम वाला डेटा। हाँ, भारत सरकार ने मिजोरम में वॉश प्रोग्राम शुरू किया है। वॉश, WASH, यानी वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, जल स्वच्छता और साफ सफाई। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। एक तरफ हम एकदम आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सबसे बुनियादी जरूरत यानी साफ पानी की। मिजोरम का जो भौगोलिक ढांचा है वो काफी चुनौतीपूर्ण है। पहाड़ी इलाका है। बिल्कुल, वहाँ साफ पानी पहुंचाना अपने आप में एक बड़ा काम है। वॉश कार्यक्रम से वहाँ जलजनित बीमारियों का ग्राफ काफी नीचे आ सकता है। ये कदम वहाँ के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बहुत मजबूत करेगा। चलिए, स्वास्थ्य सुरक्षा से अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे और रक्षा तकनीक की तरफ चलते हैं। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। जी बताइए। रक्षा क्षेत्र से एक बहुत ताजा परीक्षण की खबर है। भारतीय सेना की कोणार्क कोर ने राजस्थान के पोखरन में स्टेलर 10 वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। स्टेलर 10? हाँ, ये एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। बताया गया है कि ये हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों को सटीक रूप से नष्ट कर सकता है। इस तकनीक की जो सबसे खास बात है ना, वो है इसकी सटीकता, जिसे हम प्रिसीजन कहते हैं। वो कैसे? आज के समय में खतरा सिर्फ दूर से आने वाली मिसाइलों का नहीं, बल्कि छोटे, तेज और रडार से बचकर निकलने वाले ड्रोन्स का भी है। जब कोई खतरा बहुत नजदीक से आता है तो स्टेलर 10 जैसा शॉर्ट रेंज सिस्टम कुछ ही सेकंड्स में प्रतिक्रिया दे सकता है। मतलब ये पलक झपकते ही हवा में उड़ती चीज को खत्म कर देता है। बिल्कुल। और इस तकनीकी सुरक्षा को अगर हम एक व्यापक नजरिया दें तो ये सीधे तौर पर हमारी राष्ट्रीय गौरव की भावना से जुड़ता है। वो तो है। और इसी राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा हमारा अगला फैक्ट भी है। जी। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में, जो कि नियंत्रण रेखा यानी LOC के बिल्कुल पास है, वहां वनवट एकता स्थल नामक एक नया पार्क स्थापित किया गया है। और वहां 105 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है। LOC के इतने करीब इतना विशाल झंडा फहराना सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये गर्व और स्वतंत्रता का प्रतीक है। एक तरफ स्टेलर 10 जैसी तकनीक हमारी भौतिक सुरक्षा कर रही है और दूसरी तरफ वनवट एकता स्थल पर फहराता तिरंगा हमारे सैनिकों और नागरिकों को एक मनोवैज्ञानिक मजबूती दे रहा है। सही कहा। अब राष्ट्र के इस आत्मविश्वास की गूंज सिर्फ सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, ये कला और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दिखाई दे रही है। आप सिनेमा की बात कर रहे हैं? हाँ, कला और सिनेमा के क्षेत्र में भारत के लिए एक बहुत बड़ा क्षण आया है। तथ्य यह है कि मणिपुरी फिल्म बूंग बाफ्टा अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। ये सच में बहुत गर्व की बात है। इसे बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में पुरस्कार मिला है। लक्ष्मी प्रिया देवी ने इसका निर्देशन किया है और फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी इसके निर्माता हैं। और इसकी कहानी?
इसकी कहानी मणिपुर में नस्लीय तनाव का अनुभव करने वाले एक बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि कैसे सिनेमा इतनी जटिल सामाजिक मुद्दों को वैश्विक मंच पर लाता है। नस्लीय तनाव एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, बिल्कुल। लेकिन जब इसे एक बच्चे के नजरिए से दिखाया जाता है तो ये भौगोलिक सीमाओं को पार कर जाता है। बाफ्टा जैसे मंच पर इसे पहचान मिलना ये साबित करता है कि हमारी कला और हमारी कहानियों में कितनी गहराई है। कला और विरासत की बात हुई रही है तो चलिए वास्तुकला के एक अद्भुत डेटा पॉइंट पर आते हैं। वास्तुकला कहाँ की? महाराष्ट्र के पालघर की। वहां आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथीड्रल नाम का एक चर्च है जिसे कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है। और सबसे हैरान करने वाला फैक्ट ये है कि ये चर्च 1574 में बना था। 1574? हाँ, और इसमें सीमेंट या पत्थर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, फिर भी ये आज तक बेहतरीन स्थिति में है। ये तो 16वीं शताब्दी की सस्टेनेबल इंजीनियरिंग का एक जीता जागता उदाहरण है। बिना सीमेंट की इतनी मजबूत इमारत। उस समय के कारीगरों को स्थानीय जलवायु और सामग्रियों की बहुत गहरी समझ रही होगी। चूने, गोड़ या गोंद जैसी जैविक सामग्रियों से बना ये ढांचा 400 साल बाद भी खड़ा है। और वो भी पालघर जैसे इलाके में जहां मौसम काफी बारिश और हवाओं वाला रहता है। बिल्कुल। यूनेस्को का ये अवार्ड आज के आधुनिक इंजीनियरों के लिए भी एक बड़ा सबक है कि पर्यावरण के अनुकूल निर्माण कैसे किया जा सकता है। सही बात है। और जब हम विरासत और संस्कृति की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर भारत की अपनी एक अलग ही पहचान है। हाँ, वहाँ से भी कुछ अहम डेटा पॉइंट्स हैं हमारे पास। जी, असम के गुवाहाटी में जो खानापारा इलाका है वहाँ वृंदावनी महोत्सव की आधारशिला मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रखी है। यह उत्सव श्रीमंत शंकरदेव को समर्पित है। इसमें असमिया कला के माध्यम से भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्यों को दर्शाया जाता है। यह सांस्कृतिक संरक्षण का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। श्रीमंत शंकरदेव का असम की संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है। कला के माध्यम से इतिहास को जीवित रखना ये बहुत जरूरी है। और सिर्फ असम ही नहीं, नागालैंड से भी एक बहुत दिलचस्प जानकारी आ रही है, लेकिन इसका संबंध सीधे तौर पर कृषि और अर्थव्यवस्था से है। वो कृषि उत्सवों वाला फैक्ट। हाँ, नागालैंड 26 और 27 फरवरी को अपने पहले नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस की मेजबानी करने जा रहा है और इसके साथ ही ये पहले सोयाबीन फेस्टिवल का भी आयोजन करेगा। ये एक बहुत रणनीतिक बदलाव है। पूर्वोत्तर में खेती हमेशा से जीवन का हिस्सा रही है, लेकिन अब उसे एक ब्रांड बनाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया जा रहा है। मतलब खेती को सीधा बाजार और पर्यटन से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, इससे किसानों को सीधे तौर पर आर्थिक फायदा होगा। चलिए, खेती और संस्कृति के बाद अब हम खेल जगत की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच और मानवीय अदम्य साहस दोनों के ही बेहतरीन आंकड़े हैं हमारे पास। सबसे पहले विंटर ओलंपिक्स की बात करते हैं। हाँ, 2024 विंटर यूथ ओलंपिक्स दक्षिण कोरिया के गैंगवॉन में 19 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित किए गए। इसके शुभंकर यानी मैस्कॉट्स मुंगचो और डूरी थे। और सबसे खास बात यह है कि इस आयोजन में भारत के 2 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो भारत जैसे देश के लिए जहां विंटर स्पोर्ट्स का बुनियादी ढांचा उतना मजबूत नहीं है, वहां से 2 युवाओं का इस वैश्विक मंच तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, यह दिखाता है कि हमारे खिलाड़ी अब हर क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। और वैश्विक खेल प्रतिस्पर्धा से अलग अगर हम एक समावेशी पहल की बात करें तो मध्य प्रदेश से एक बहुत ही खास डेटा पॉइंट है। जी, और वो आंकड़ा ऐसा है जो किसी को भी हैरान कर दे। मध्य प्रदेश के भोपाल में विशेष रूप से सक्षम यानी दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए 100 घंटे का लगातार क्रिकेट इवेंट आयोजित किया गया। 100 घंटे लगातार? हाँ, इसकी थीम थी नॉट आउट एट 100 और इसका जो पहला मैच था वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच खेला गया। ये मानवीय भावना और सहन शक्ति का एक बेजोड़ उदाहरण है। एक आम इंसान के लिए भी इतने घंटे लगातार मैदान पर रहना लगभग नामुमकिन है। वही तो। जब विशेष रूप से सक्षम खिलाड़ी ऐसा करते हैं तो ये समाज को एक बहुत गहरा संदेश देता है कि शरीर की कोई भी बाधा इंसान के हौसले को नहीं हरा सकती। ये सच में प्रेरणादायक है। अब हम अपने आखिरी थीम की तरफ आते हैं जो कि राजनीतिक समाचार से जुड़ा है। जी, हम यहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से सिर्फ तथ्यों के आधार पर जानकारी साझा करेंगे। पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन हो गया है। वे राज्यसभा सांसद भी थे और राजनीतिक हलकों में उन्हें बंगाल की राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। उनकी संगठनात्मक क्षमता काफी मजबूत मानी जाती थी। उनका जाना निश्चित रूप से भारतीय राजनीति के एक अहम व्यक्तित्व का जाना है। बिल्कुल। तो आज की ये गहन चर्चा बहुत ही विस्तृत रही।
अगर हम इसके मुख्य निष्कर्षों को संक्षेप में समेटें जी तो ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे आज की जानकारी 1574 की बिना सीमेंट वाली वास्तुकला से लेकर साल में 2 बार लगने वाले आधुनिक HIV इंजेक्शन लेना काबिल तक फैली हुई है। हाँ, और स्टेलर 10 जैसे उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर भोपाल के 100 घंटे वाले क्रिकेट मैच तक। ये सब दर्शाता है कि दुनिया हर मोर्चे पर आगे बढ़ रही है। लेकिन आज हमने जिन जानकारियों पर चर्चा की वे एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास भी पेश करती हैं। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ हम वनवट एकता स्थल जैसे राष्ट्रीय गौरव के स्मारक स्थापित कर रहे हैं और दूसरी तरफ बूंग जैसी फिल्मों के जरिए नस्लीय तनाव जैसी संवेदनशील वास्तविकताओं को दुनिया के सामने रख रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि भविष्य की पीढ़ियां हमारी पहचान किस आधार पर तय करेंगी। क्या मतलब? क्या हमारा मूल्यांकन हमारी तकनीकी सफलताओं जैसे कि स्टेलर 10 जैसी अचूक मिसाइल रक्षा प्रणालियों से होगा या इस बात से कि हम समाज के सबसे जटिल और अनसुलझे मुद्दों का सामना